फिजिकल वर्ल्ड क्लास 11th की फिजिक्स का पहला चैप्टर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी चैप्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू करूं, पहले मैं ये बता देता हूं कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि साइंस या फिजिक्स होता क्या है, और फिर हम ये जानेंगे कि फिजिक्स इज अ एवर डायनामिक और अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कि फिजिक्स में कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आइजैक न्यूटन ने या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो थ्योरीज दे दी हैं वो अब हमेशा के लिए सही हैं। फ्यूचर में कोई भी साइंटिस्ट आ सकता है और उन थ्योरीज को आकर के गलत प्रूफ कर सकता है। फिर हम जानेंगे कि ये जो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं इसका हमारी लाइफ से या हमारी सोसाइटी से रिलेशन क्या है। देन हम जानेंगे कि फिजिसिस्ट होते कौन हैं, और वो जो साइंटिफिक मेथड है जिसको अडॉप्ट करने के बाद वो चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को रिवील करते हैं वो होता क्या है। यूनिफिकेशन क्या होता है, रिडक्शनिज्म क्या होता है, और उस नेचर में एग्जिस्ट करने वाले फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं। फिर हम ये जानेंगे कि फिजिक्स में जो कंजर्वेशन लॉज हैं, ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज इस यूनिवर्स में कंजर्व हैं, वो कौन कौन सी हैं, फिजिक्स का स्कोप क्या है और फिजिक्स की ब्रांचेस क्या हैं। और इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं। और अगर आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है www.ahmedphysics.in, जहां जाकर के आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर दी है, उस पर क्लिक कर कर आप नोट्स डाउनलोड कर लेना। अब चलिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स एंड व्हाट इज साइंस। तो स्टूडेंट्स, जो भी चीजें आप अपनी सराउंडिंग में देखते हो उन सभी चीजों का कोई ना कोई बनाने वाला है। जैसे बल्ब का इन्वेंटर कौन था? थॉमस अल्वा एडिसन। कंप्यूटर को सबसे पहले किस ह्यूमन बीइंग ने इन्वेंट किया? चार्ल्स बेबेज ने। आजकल जो हम स्मार्टफोन्स देखते हैं जिसमें जो स्क्रीन है वो हमारी टच पर काम करती है, उसका कॉन्सेप्ट दिया था स्टीव जॉब्स ने। लेकिन इंसान की इन चीज़ों को बनाने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें इस प्लेनेट पर थीं जो ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाई। प्लांट्स को ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया, सन पहले से ही प्रेजेंट था, और यहाँ तक कि स्टार्स और भी बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन की एग्जिस्टेंस से पहले नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग शुरुआत से ही ये जो नेचुरल ऑब्जेक्ट है या जो नेचुरल फिनोमिना है वो किस लॉज पर गवर्न करते हैं, और उनके बनाने वाले ने उन्हें जिस लॉ का यूज करके बनाया है उन लॉज को पता करने में इंटरेस्टेड रहा है। तो जब भी कोई इंसान किसी एक नेचुरल ऑब्जेक्ट या नेचुरल फिनोमिना की स्टेप बाय स्टेप स्टडी करके पता करे कि उसके पीछे कौन से लॉज इन्वॉल्व हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है साइंस। और साइंस को भी ब्रॉडली अगर हम कहें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स को, उसमें हम उन नेचुरल फिनोमिना को पढ़ने वाले हैं जिनके पीछे के लॉज या सीक्रेट्स को हम रिवील कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि क्लाउड्स का जो कलर है वो वाइट क्यों होता है, हम बता सकते हैं कि रेगुलर टाइम इंटरवल पर सनराइज और सनसेट क्यों होता है, हम ये भी बता सकते हैं कि मून हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देता, रात को क्यों दिखाई देता है। हम बता सकते हैं कि रात के समय जब हम स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो वो जो टिंकलिंग वाला प्रोसेस होता है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो जिन जिन नेचुरल फिनोमिना के पीछे के लॉज को हम रिवील कर सकते हैं, भले ही वो लॉज आगे फ्यूचर में जाकर के गलत प्रूफ हो जाएं, लेकिन आज की डेट में वो सही हैं, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं फिजिक्स। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने ये क्यों कहा कि भले ही ये लॉज फ्यूचर में जाकर के गलत प्रूव हो जाएं? क्योंकि देखो, पहले ये माना जाता था कि प्लैनेट्स जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो कुछ इनविजिबल एंजल्स हैं जो उन प्लैनेट्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही हैं। भले ही बड़ा ही सिंपल सा और बेबुनियादी कॉन्सेप्ट था, मगर ये था। एंशिएंट टाइम्स में यही माना जाता था। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो तब तक सही था जब तक 17th सेंचुरी में न्यूटन ने आकर के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जो रिवॉल्व करता है उसके पीछे का रीजन क्या था? ग्रेविटी। और उसने बताया कि ये जो स्टार है जिसे हम सन कह रहे हैं वो प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और आज की डेट में कॉन्ट्रडिक्शन बना हुआ है किस किस के बीच में? न्यूटन और आइंस्टाइन के बीच में। क्योंकि आइंस्टाइन का सिंपल सा मानना यह है कि ये जो हमारा स्पेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह, एक रबड़ की झिल्ली की तरह उसको स्ट्रेच करके छोड़ दिया गया है, और जहां वो स्टार रखा हुआ है वहां एक डिप्रेशन या कहीं गड्ढा क्रिएट हो गया है। तो उस गड्ढे पर अगर आप किसी एक कंचे को या किसी प्लेनेट को छोड़ते हो तो वो स्लोपी स्पेस होने की वजह से वो जो
ऑब्जेक्ट है जिसे हम प्लेनेट कह रहे हैं वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इसमें फोर्स जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आइंस्टाइन की जो थ्योरीज हैं वो काम करती हैं स्पीड ऑफ लाइट पर, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो उन थ्योरीज के प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन आने में अभी बहुत टाइम है, और जैसे ही आइंस्टाइन की थ्योरी सही प्रूव हो गई, जैसे कि पिछली थ्योरी सही होती आई हैं, तो न्यूटन के जो ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट है सारे खत्म हो जाएंगे। तो आज की डेट में हम कौन से लॉज पढ़ते हैं? न्यूटन के लॉज, क्योंकि आइंस्टाइन के जो लॉज हैं स्पेस टाइम वाले, उनका अभी हमारे पास कोई प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन नहीं है। अब स्टूडेंट्स यहां से ये रिजल्ट निकलता है कि फिजिक्स में कोई भी थ्योरी फाइनल थ्योरी नहीं है। हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो आज तक सही है, फ्यूचर में कोई भी फिजिसिस्ट आकर के अल्बर्ट आइंस्टाइन की, आइजैक न्यूटन की जो थ्योरीज हैं उन्हें गलत प्रूफ कर सकता है और नई मैथमेटिकल इक्वेशंस प्रोवाइड कर सकता है सेम फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। अब चलिए, हमने किसी एक नेचुरल फिनोमेना को गवर्न करने वाले लॉस को एक्सप्लेन कर भी दिया, तो उसमें आपका और मेरा क्या फायदा है? तो हम सभी के लिए फिजिक्स का कोई फायदा नहीं है। हमारे लिए फायदे की चीज क्या है? टेक्नोलॉजी। कि जब भी फिजिक्स में कोई एक नया कॉन्सेप्ट या नया इन्वेंशन आता है तो मेरी लाइफ का और आपकी लाइफ का कंफर्ट सुधर जाता है, और वो चीजें जो बड़ी मुश्किल से हो रही थी अब बहुत आसानी से होनी शुरू हो जाती। जैसे आपने क्लास 10th में एक फिनोमेना पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को किसने एक्सप्लेन किया था? माइकल फेराडे ने। तो माइकल फेराडे ने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट दिया कि जब भी किसी कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उस कॉइल के अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो जाती है। उस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है, ये हमारे काम की नहीं है, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके निकोला टेस्ला ने क्या बना डाला? एसी जनरेटर। वही एसी जनरेटर जो आजकल बड़े बड़े पावर प्लांट्स में रखे होते हैं और जिन पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर के हमारे घरों तक आती है। तो आजकल ये जो हम इतनी हाई पावर के अप्लायंसेस चला पाते हैं वो तभी चला पाते हैं जब माइकल फेराडे ने वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। अगर माइकल फेराडे वो कॉन्सेप्ट नहीं बताता तो निकोला टेस्ला एसी जनरेटर बना ही नहीं पाता। तो आज भी हम बैटरी का ही यूज करके छोटे छोटे बल्ब जला रहे होते। ये जो एसी, फ्रिज, हाई पावर अप्लायंसेस हैं आज भी नहीं चल पाते। अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि फिजिक्स हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना फिजिक्स के कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी आ ही नहीं सकती। अब चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच का ये जो रिलेशन है इसे और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे आपने जॉर्ज साइमन ओम का नाम सुना है? जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया था कि अगर किसी भी वायर के एंड्स पर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं तो उसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस होती है, और करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पर एक कांस्टेंट आता है जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन इसी ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट का यूज करके थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या बनाया? बल्ब। तो हमारे काम का ओम्स लॉ नहीं है, हमारे काम का है बल्ब। लेकिन वो टेक्नोलॉजी तभी आ सकती है जब फिजिक्स में कोई इन्वेंशन हो या कोई नया कॉन्सेप्ट आए। तो हर बार जब भी फिजिक्स में कोई नया इन्वेंशन होता है हमारी लाइफ का कंफर्ट सुधर जाता है। अब देखिए होता क्या है कि जो टेक्नोलॉजी आई आगे चलकर उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब को इन्वेंट कर तो दिया, बल्ब होता था 100 वाट का, 200 वाट का, लेकिन इतनी हाई पावर अगर हम लाइट या कहें रोशनी प्रोड्यूस करने में खर्च करेंगे तो बाकी डिवाइसेस को कैसे चलाएंगे? तो अब दिक्कत आई इस टेक्नोलॉजी में, तो हम दोबारा से कहाँ गए? फिजिक्स पर। अब फिजिक्स में एक नया कॉन्सेप्ट आया जो दिया रोंगन ने। अब रोंगन ने किसके बारे में बताया? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के बारे में। उन्होंने कहा कि अगर आप एक ट्यूब के अंदर गैस को भर लें और लो प्रेशर पर हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए गैस पर, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होनी शुरू हो जाती है। मींस इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट्स में जाने शुरू हो जाते हैं। वहां वो थोड़े से टाइम रुककर वापस लौटते हैं, और जब वो वापस लौटते हैं तो जो उनकी एनर्जी थी उसको वो रिलीज कर देते हैं। और अगर ऐसा कुछ कर लिया जाए कि वो एनर्जी विजिबल रेंज में आ जाए तो हमें चीजों को दिखाने में हेल्प कर सकती है। तो इसी पर बेस डिवाइस बनाई गई, कौन सी? CFL। तो CFL आपने देखी होंगी, वो होती थी 40 वाट की, 20 वाट की। फिर आगे चलकर देखा गया कि 40 वाट या 20 वाट्स भी ज्यादा पावर कंजम्पशन है। तो फिर से हम दोबारा कहां गए? फिजिक्स पर। और फिर विलियम शॉकले ने LED का कॉन्सेप्ट दिया। तो आजकल हम जो लाइट प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस देखते हैं वो क्या है? LED। तो LED होती है 5 वाट की या फिर 10 वाट की, तो कम पावर में और हम अच्छी रोशनी देख पाते हैं। तो टेक्नोलॉजी और फिजिक्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब भी फिजिक्स में कोई नया कॉन्सेप्ट आया तो नई टेक्नोलॉजी आती है, और जब भी उस टेक्नोलॉजी में दिक्कत आती है,
कि अब रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं या वो टेक्नोलॉजी अब काम नहीं कर रही है, तो हमें दोबारा से कहाँ जाना होता है, फिजिक्स पर। तो अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि फिजिक्स हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना फिजिक्स के कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी आ ही नहीं सकती। और नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो आप अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन करो अपनी लाइफ को बिना पंखों के, बिना कार के, बिना एसी के, बिना मोबाइल फ़ोन के। और मोबाइल फ़ोन तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपसे ले लिया जाए 2 मिनट के लिए या 2 घंटे के लिए, तो ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी से ऑक्सीजन निकाल ली गई है और आपको ब्रीथिंग भी नहीं हो रही है। तो कितनी ज़रूरी है टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी को देने वाला कौन है, फिजिक्स। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसा क्या करता है कि उसे फिजिसिस्ट वाली कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो किसी भी एक नेचुरल फिनोमेना के पीछे के सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए कोई भी ह्यूमन बीइंग जो मेथड अडॉप्ट करता है उसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव स्टडी एंड क्वांटिटेटिव स्टडी। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म भी इसमें आ सकते हैं। यहाँ फाल्सिफिकेशन हो सकता है पुरानी थ्योरीज का, और नई थ्योरीज का एक वेरिफिकेशन भी हो सकता है। साथ ही स्पेकुलेशन या कंजेक्चर के थ्रू भी हम नई नई थ्योरीज को बता सकते हैं। मगर सबसे जरूरी बात यह कि किसी भी मेथड के थ्रू अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो उसका एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होना चाहिए। अब चलिए मैं एक एक करके आपको समझाता हूं कि एक फिजिसिस्ट क्या क्या कर सकता है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में 2 टाइप की स्टडीज होती हैं। पहली होती है क्वालिटेटिव स्टडी और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव स्टडी। अब सवाल ये है कि क्वालिटेटिव स्टडी का मतलब क्या है। तो जब भी किसी इंसान के दिमाग में ये सवाल उठे कि ये जो नेचुरल फिनोमेना है इसके पीछे का लॉजिक क्या है और उसके पीछे के सीक्रेट को वो जानने की कोशिश करे, तो वो जो स्टडी है वो कहलाती है क्वालिटेटिव स्टडी। फॉर एग्जाम्पल आइजैक न्यूटन की स्टोरी के बारे में तो आपको पता होगा ही कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, फिर उन्होंने एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा। अब वो एप्पल उनके सामने गिरा या उनके सर पर गिरा, देखो वो मैं नहीं बता सकता, मैं वहां था नहीं। मगर जब वो एप्पल उन्होंने गिरते हुए देखा तो उन्होंने ये सोचा कि वाई इट इज फॉलिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जब आइजैक न्यूटन के ब्रेन में ये थॉट आया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, तो उस स्टडी को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, क्वालिटेटिव स्टडी में। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि क्वालिटेटिव स्टडी का रोल सबसे बड़ा है, क्योंकि सबसे पहले तो दिमाग में थॉट आना चाहिए ना कि ये नेचुरल फिनोमेना हो क्यों रहा है। लेकिन ये थॉट आ जाने से काम सॉल्व नहीं हो जाता कि आइजैक न्यूटन ने बस ये सोच लिया कि एप्पल नीचे गिर क्यों रहा है और उन्होंने कॉन्क्लूड करा कि उसकी वजह ग्रेविटी है, तो बात खत्म नहीं हुई। अब हमें ये भी पता करना होता है कि जो अर्थ है वो एप्पल पर नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वो है कितना। और जब भी हम किसी थॉट या किसी फिनोमेना से रिलेटेड कोई एक इक्वेशन सर्च आउट करने की कोशिश करें, वो इक्वेशन जो उस फिनोमेना को गवर्न कर रही होती है, तो दैट स्टडी इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव स्टडी। जैसे बात करूं मैं आइजैक न्यूटन की, तो उन्होंने ये बात बताई कि अगर 2 मासेस m1 और m2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हों तो उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला है G m1 m2 और अपॉन में क्या, r²। और अगर वो दोनों मासेस एप्पल और अर्थ हैं तो एप्पल पर अर्थ कितना फोर्स लगाएगी, G तो एज इट इज मास ऑफ एप्पल इनटू मास ऑफ अर्थ और अपॉन में दोनों के बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। जैसे ही आप इस फॉर्मूले को रखोगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि एप्पल पर अर्थ ने जो फोर्स लगाया है वो है कितना। और जब ये दोनों ही स्टडीज कंप्लीट हो जाती हैं तो उस नेचुरल फिनोमेना के पीछे का जो लॉ है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि साइंटिस्ट क्वालिटेटिव स्टडी तो बहुत कर लेता है लेकिन वो एक क्वांटिटेटिव रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाता, तो उसका नाम भी हमें याद नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था टाइको ब्रे, आपने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। टाइको ब्रे एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे जिन्होंने स्पेस के बारे में बहुत सारी रिसर्च की थी, मतलब प्लैनेट सन के अराउंड किस तरह से रिवॉल्व करते हैं, वो पूरी की पूरी स्टडी टाइको ब्रे ने की थी। टाइको ब्रे के साथ दिक्कत क्या थी कि वो अपनी लाइफ टाइम में किसी एक क्वांटिटेटिव रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाए। टाइको ब्रे के असिस्टेंट थे जोहानस केपलर, इनका नाम आपने सुना होगा। केपलर वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया है कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हुए किन लॉज को फॉलो करते हैं, और वो जो पूरी की पूरी स्टडी है वो स्टडी है टाइको ब्रे की। अब टाइको ब्रे एक अच्छे फिजिसिस्ट तो थे, अच्छे मैथमेटिशियन नहीं थे, तो वो उस पूरी की पूरी स्टडी में से कोई भी रूल फ्रेम नहीं कर पाए। लेकिन जोहानस केपलर ने टाइको ब्रे की उसी स्टडी में से 16 साल की एक मेहनत के बाद 3 लॉज फ्रेम किए, और आज हम उन लॉज को किन के लॉ कहते हैं,
केपलर के लॉज, जबकि वो स्टडी है किसकी, टाइको ब्रे की। तो अब आपको जवाब मिल रहा होगा कि एक इंसान को क्या करना है कि वो फिजिसिस्ट वाली कैटेगरी में आ जाए। इंसान को पहले तो ये सोचना पड़ता है कि ये नेचुरल फिनोमिना हो क्यों रहा है, और अगर उस क्वालिटेटिव स्टडी के बाद वो एक लॉ बना लेता है जो उस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाए, तो उस बंदे को हम क्या कहेंगे, ही इज अ फिजिसिस्ट। अब जरूरी नहीं है कि फिजिसिस्ट हर बार कोई एक ऐसा काम कर दे जो पूरे की पूरी कहानी को ही बदल दे। फिजिसिस्ट बहुत बड़ा काम भी कर सकता है और बहुत छोटा सा चेंज भी कर सकता है। बड़ा चेंज कैसा है, आपने एरिस्टोटल का नाम सुना है, बहुत पुराने फिलोसोफर हैं, शायद आपने उनका नाम नहीं सुना होगा। एरिस्टोटल का कहना यह था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर तब तक चलेगा जब तक हम उस पर एक कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाएंगे। जैसे आपके पास ये जो चेयर रखी है, आप जिस रूम में बैठे हो, उस चेयर को आप पकड़कर खींच रहे हो, तो आप फोर्स लगाते रहोगे, चेयर चलती रहेगी। जैसे ही आप खींचना बंद कर दोगे तो चेयर रुक जाएगी। तो इसी बात को एरिस्टोटल ने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में होने के लिए हमें कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाना पड़ता है। अब इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट किसने किया, आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या कहा कि अगर आप एक ऐसी सरफेस इमेजिन कर लो जहां फ्रिक्शन जैसा कुछ ना हो, एक स्मूथ सरफेस, तो केवल आपको ऑब्जेक्ट को पुश करके छोड़ देना है, वो लाइफ टाइम चलता ही रहेगा। तो आप देख सकते हो कि एरिस्टोटल क्या कह रहा है कि हमें ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाना है, जबकि आइजैक न्यूटन का कहना यह है कि ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं है, अगर उस ऑब्जेक्ट को हम एक कांस्टेंट स्पीड से पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलाना चाहते हैं। और बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट होने की वजह से जैसे ही आइजैक न्यूटन का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकली वेरीफाई हुआ, तो एरिस्टोटल की सारी थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया गया। अब स्टूडेंट्स, कभी कभी एक फिजिसिस्ट एक माइनर सा चेंज भी कर सकता है। जैसे आपने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी सुनी है, उन्होंने कहा था कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो छोटे छोटे और इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। और ये एटम दिखता कैसा है, उसकी सबसे पहली पिक्चर दी थी जे थॉमसन ने, कि जैसे वाटरमेलन होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से स्फेरिकल फॉर्म में हमारा एटम होता है। सारा पॉजिटिव चार्ज, रेड पार्ट जो होता है वाटरमेलन में, उसी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली कहीं भी एम्बेडेड हो सकते हैं। जैसे वाटरमेलन में सीड्स कहीं भी एम्बेडेड हो सकते हैं। लेकिन जे थॉमसन की ये जो पिक्चर है वो रदरफोर्ड ने गलत प्रूफ कर दी थी। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि सारा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। नील्स बोर का भी कहना यही था, बस नील्स बोर ने इस इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को प्रूव किया था। अब नील्स बोर के बाद देखो अगले साइंटिस्ट थे सोमरफील्ड। सोमरफील्ड ने एक बहुत ही छोटा सा चेंज किया। नील्स बोर का, रदरफोर्ड का कहना तो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और सोमरफील्ड ने बस एक माइनर सा चेंज किया कि जो ये ऑर्बिट्स हैं इनकी शेप सर्कुलर ना होकर के इलिप्टिकल होती है। जैसे कि प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि कभी कभी फिजिसिस्ट ऐसा चेंज भी कर सकता है कि पीछे वाले फिजिसिस्ट की सारी थ्योरी सिरे से खारिज हो जाएं, और कभी कभी फिजिसिस्ट एक माइनर सा चेंज भी कर सकता है कि पिछले फिजिसिस्ट का नाम वगैरह सब कुछ आए, बस उसके अंदर एक माइनर सा चेंज कर दिया। अब चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एक करके यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म के बारे में बताता हूँ। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अलग अलग नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें अलग अलग मैथमेटिकल फॉर्मूला या कहीं अलग अलग इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रिसिटी के अगर रूल्स को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो अलग लॉज हैं, मैग्नेटिज्म के लिए अलग लॉज हैं, ग्रेविटी के लिए अलग हैं, मतलब हर चैप्टर में हम अलग अलग मैथमेटिकल फॉर्मूले देखते हैं। अब फिजिसिस्ट चाहते क्या है कि अगर दो फिजिक्स की ब्रांचों को अलग अलग लॉज एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक सिंगल इक्वेशन बनाई जाए जिससे वो दोनों ब्रांचेस एक्सप्लेन कर दी जाएं। और कोशिश तो फिजिसिस्ट की ये होती है कि एक ऐसी इक्वेशन बनाई जाए जिससे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटी, जितनी भी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है उन सभी को एक्सप्लेन किया जाए। हालांकि ये मुश्किल है, लेकिन फिजिसिस्ट चाहते ही हैं। हमेशा से फिजिसिस्ट का मानना ये रहा है कि अगर गॉड जैसा कोई पर्सन इस पूरे यूनिवर्स को चला रहा है तो उसको एक ही इक्वेशन पर चला रहा होगा। अब वो एक इक्वेशन क्या है वो अभी तक हम सर्च नहीं कर पाए हैं।
ऐसा हम कह कैसे सकते हैं कि आपने देखा होगा कि सारे के सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सबसे छोटा वो पार्टिकल जिससे मिलकर के हर चीज बनी है, जिसे हम कहते हैं एटम, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्लैनेट्स की तरह ही न्यूक्लियस के चारों तरफ एक एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन न्यूक्लियस के अराउंड और प्लैनेट्स का रिवॉल्यूशन सन के अराउंड सिमिलर है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यूनिफिकेशन का काम क्या है, कि फिजिक्स की दो ब्रांचेस को एक सिंगल इक्वेशन से बांध देना, कि उस सिंगल इक्वेशन से एक ब्रांच को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है और साथ ही दूसरी ब्रांच को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आपने शुरुआती क्लासेस में पढ़ा होगा मास कंजर्वेशन, कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन मास को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा एनर्जी कंजर्वेशन, कि एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब मास कंजर्वेशन अलग है, एनर्जी कंजर्वेशन अलग है। अब जैसे ही आइंस्टाइन ने अपनी मास एनर्जी इक्वेशन दी, जो कहती क्या है कि E = mc², ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि मास को क्रिएट भी किया जा सकता है, मास को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। एट द सेम टाइम एनर्जी को भी क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मगर जब भी कोई मास डिस्ट्रॉय होगा एक इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, और अगर कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी तो उसके इक्विवेलेंट मास प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस यूनिवर्स का मास कंजर्व नहीं है, मास और एनर्जी का जो सम है वो कंजर्व है। तो ये जो इक्वेशन है वो मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों को क्या कर रही है, बांध रही है। तो ये किस प्रोसेस में आ गया, यूनिफिकेशन। अब चलिए स्टूडेंट्स, हम यूनिफिकेशन को एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले अगर हमें अर्थ पर रखे किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करना होता था तो हमें एरिस्टोटल के लॉस पढ़ने होते थे। वही एरिस्टोटल जिसने ये बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में बनाए रखने के लिए हमें उस पर एक कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाना होता है। और अगर हमें प्लैनेट्स वगैरह की स्टडी करनी होती थी तो हमें टाइको ब्रे की स्टडी को देखना होता था, क्योंकि टाइको ब्रे एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारी स्टडी कर रखी थी प्लैनेट्स की मोशन के बारे में। लेकिन बाद में चल करके आइजैक न्यूटन ने जो अपनी इक्वेशन दी F = gm1m2/r², इस अकेली इक्वेशन से आप अर्थ पर प्रेजेंट किसी एक ऑब्जेक्ट की मोशन भी स्टडी कर सकते हो और प्लैनेट्स का जो स्टार्स के अराउंड रिवॉल्यूशन है उसको भी स्टडी कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको ये समझाता हूं कि रिडक्शनिज्म क्या होता है। रिडक्शनिज्म में हमें करना क्या होता है स्टूडेंट्स, कि एक बड़े से सिस्टम में जो भी इफेक्ट हम देख रहे हैं उस बड़े सिस्टम को हम छोटे छोटे सब सिस्टम्स में कन्वर्ट करके और ये देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे छोटे वाले पार्ट में ऐसा क्या हो रहा है जो पूरे बड़े सिस्टम के अंदर चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर आप पानी की एक बकेट लो और उसमें इमर्शन रॉड डाल दो तो पानी गर्म हो जाता है। तो ये तो हो गया मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चीजें आपको दिख रही हैं कि पानी गर्म हो रहा है। अब आप अगर पानी की बकेट को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो पानी की बकेट किससे मिलकर बनी होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स H2O से। और H2O खुद किससे मिलकर बना होगा, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम से। और ये एटम खुद किससे मिलकर बने होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये दोनों चले गए न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस एटम में ऐसा क्या हो रहा है इमर्शन रॉड को डालने के बाद जो ये पानी गर्म हो रहा है। तो देखा क्या जाता है कि जब पानी की बकेट में हम इमर्शन रॉड डालते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन कहें या फिर कहें वाटर मॉलिक्यूल्स, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो एक दूसरे से जल्दी जल्दी टकराते हैं और जल्दी जल्दी टकराने की वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में रिलीज होती है और पानी ओवरऑल गर्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शनिज्म। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं रिडक्शनिज्म का तो वो ये है कि पहले ये माना जाता था जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स और एटम्स को फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। लेकिन बाद में देखा गया, जे थॉमसन और गोल्डस्टीन ने देखा कि एटम अंत नहीं है, एटम से छोटे पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। और आइंस्टाइन ने तो अपनी थ्योरी से यहां तक बता दिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एंड नहीं है, इनसे छोटे पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्वार्क।
अब क्वार्क का भी कोई प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन हमारे पास नहीं है, तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर ही रुके हुए हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि फिजिसिस्ट होते कौन है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, यूनिफिकेशन क्या होता है और रिडक्शनिज्म क्या होता है। अब चलिए हम ये देखते हैं कि नेचर में एग्जिस्ट करने वाले 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं। और इससे पहले कि मैं आपको फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बताऊं, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फोर्स क्या होता है। तो एनी एक्सटर्नल पुश और पुल जो या तो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर दे, या फिर अगर चेंज ना भी कर पाए तो चेंज करने की एटलीस्ट कोशिश करे। कहीं कहीं तो फोर्स ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देता है। जैसे आपके पास मान लीजिए ये जो चेयर रखी हुई है, अगर आप उसको पुश करो या पुल करो तो हो जाएगी, और अगर आप अपने कमरे में प्रेजेंट दीवारों की स्टेट को बदलने की कोशिश करो जो रेस्ट में है, तो आप दीवारों को पुश करते रहो, आप दीवारों को हिला ही नहीं पाओगे। अब ये जो फोर्सेस हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। कॉन्टेक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिनके लिए बॉडी का फिजिकल कॉन्टेक्ट में होना कंपलसरी है, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्सेस, टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर लगता है, स्प्रिंग के अंदर लगने वाले स्प्रिंग फोर्सेस, ये सभी कॉन्टेक्ट फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस कौन से? जो बॉडीज के बीच में तब भी लगते हैं जब उनके बीच में फिजिकल कॉन्टेक्ट ना हो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कि हमारी अर्थ को सन इतना दूर होने के बाद भी अट्रैक्ट करता है, तो ये कौन सा फोर्स है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 2 मैग्नेट्स के बीच में लगने वाला फोर्स, ऑल आर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। अब ये जो भी फोर्सेस मैंने आपको बताए, चाहे कॉन्टेक्ट फोर्सेस या फिर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, उनको बेसिकली हम 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से किसी एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। पहले मैं आपको बताता हूं ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। आपको याद है आइजैक न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि अगर कोई भी एक मास m1 दूसरे मास m2 से r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो ये दोनों ही मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब पहला वाला मास दूसरे वाले के पास जाना चाहता है, दूसरा वाला पहले के पास आना चाहता है, और उनके बीच में लगने वाला ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना होता है? G m1 m2 बाय r स्क्वायर। इसी फोर्स की वजह से हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, मून हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये नेचर में एग्जिस्ट करने वाला सबसे बेसिक फंडामेंटल फोर्स है। दूसरा फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके लिए चार्जेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर मैग्नेट रेस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर 2 चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे यहां पर मैंने मासेस के बीच में दिखाया है, चार्जेस के बीच में भी एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेम नेचर के हों चार्जेस तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट हों तो अट्रैक्ट करते हैं। और मैग्नेटिक फोर्सेस की बात करें तो 2 मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम पोल्स नॉर्थ नॉर्थ हो या साउथ साउथ, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इन दोनों ही फोर्सेस को आप कंबाइंडली किसमें डाल सकते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। क्योंकि पहले तो ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग है, लेकिन मैक्सवेल ने जैसे ही अपनी इक्वेशंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को रिलेट किया, तो अब इन दोनों को कंबाइंडली कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब तीसरा जो फंडामेंटल फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये वो फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांधे रखता है। कभी आपने सोचा है कि 2 प्रोटॉन्स पर सेम चार्ज होने के बावजूद वो न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं निकलते? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के अकॉर्डिंग अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं, दोनों प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो रिपेल करेंगे और बाहर निकल कर आने चाहिए न्यूक्लियस से। फिर वो बाहर क्यों नहीं निकल कर आते? तो जहां कहीं भी फिजिक्स किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, वहां वो एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांधे रखता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे चीजों को। और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसमें चार्ज का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, चाहे 2 प्रोटॉन हो, चाहे 2 न्यूट्रॉन हो जो कि न्यूट्रल पार्टिकल्स है, या फिर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो, सभी के बीच में ये सेम स्ट्रेंथ से लगता है। अब कभी कभी क्या होता है कि उसी न्यूक्लियस के अंदर से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल आते हैं। जैसे रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस होता है जिसमें न्यूक्लियस डिके होकर के कुछ पार्टिकल्स को रिलीज कर देता है, अल्फा पार्टिकल,
बीटा पार्टिकल। अब साइंटिस्ट फिर से कंफ्यूज हो गए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो काफी स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद ये पार्टिकल्स बाहर क्यों निकल कर आ रहे हैं। तो वहां फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब आप देख पा रहे हो कि दूसरा फोर्स जो एग्जिस्ट कर रहा है वो इस वजह से एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि पहला वाला फोर्स उस फिनोमेना को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कैसे बाइंड होते हैं उसको एक्सप्लेन कर देता तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं आता। और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही होता, न्यूक्लियस से कुछ बाहर नहीं निकल कर आता, तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं आता। तो ये जो दूसरा फोर्स है वो इस वजह से एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि पिछला वाला फोर्स उस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि इन सारे ही फिनोमेना को कोई एक फोर्स ही गवर्न कर रहा हो जिसके बारे में ना अभी मुझे पता है, ना तुम्हें पता है और ना ही किसी दूसरे फिजिसिस्ट को पता है। और जिस भी दिन साइंटिस्ट ने या फिजिसिस्ट ने एक ऐसा फोर्स फाइंड आउट कर लिया जिससे ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन हो जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी एक्सप्लेन हो जाए, मैग्नेटिज्म भी एक्सप्लेन हो जाए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर सब कुछ एक्सप्लेन हो जाए, वही एक फोर्स होगा जिसे हम कहेंगे फंडामेंटल फोर्स, जिससे के सारे फोर्सेस मिलकर के बने हुए हैं। अब बात करूं इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ की, तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स और सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और कमाल की बात क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होने के बावजूद हमारे यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस में सबसे ज्यादा रोल ग्रेविटी का ही है। ग्रेविटी की वजह से ही हमारा जो प्लेनेट है उसमें जो मास है वो एक दूसरे से बंधा हुआ है। अर्थ के अंदर आपको पता होगी आग लगी हुई है, फिर भी ग्रेविटी ही है जिसने उस प्लेनेट को बांध रखा है, वरना आग तो ये चाहती है कि प्लेनेट ब्लास्ट हो जाए। आप देख पा रहे होगे ग्रेविटी की वजह से ही हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और ग्रेविटी की वजह से ही ब्लैक होल जैसा एक कॉन्सेप्ट आता है कि इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स कि वहां से लाइट भी अगर निकलकर बाहर जाना चाहे तो वो भी बाहर नहीं निकलकर जा पाती। तो कमाल की बात क्या है इस नेचर में कि सबसे वीक फोर्स सारी चीजों के बनाने में रेस्पॉन्सिबल है और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही कम रेंज में और केवल न्यूक्लियस के अंदर काम करता है। अब स्टूडेंट्स, भले ही फिजिक्स के अंदर बहुत सारी लॉज, बहुत सारी थ्योरीज रेगुलरली बदल रही हैं, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इस यूनिवर्स में पूरी तरह से कंजर्व हैं। मतलब ना हम उन्हें क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इनमें से पहली फिजिकल क्वांटिटी का नाम है एनर्जी। क्या एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म या कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है मास, कि ना हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो दूसरी बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आगे चल करके ये बात बता दी कि इस यूनिवर्स में जो मास है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन जब भी मास डिस्ट्रॉय होता है तो उसकी इक्विवेलेंट एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। साथ के साथ एनर्जी को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन जब भी एक एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी उसके इक्विवेलेंट एक मास प्रोड्यूस हो जाता है। और इन दोनों को ही उसने एक इक्वेशन के थ्रू बांध दिया, जिस इक्वेशन को हम कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन। तो इस यूनिवर्स का मास और एनर्जी का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट है। दूसरी चीज जो इस यूनिवर्स में कंजर्व है वो है चार्ज, कि इस यूनिवर्स के चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे अगर आपने स्केल को सर से रगड़ करके छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर आए तो वो उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि स्केल पर चार्ज आ गया है। रब करने से पहले स्केल पर और हेयर पर दोनों पर ही चार्ज जीरो था, तो सम भी कितना आ रहा था, जीरो। और रब करने के बाद भले ही स्केल पर कोई चार्ज आया हो, बिल्कुल उसके अपोजिट नेचर का चार्ज हेयर पर क्रिएट हो जाता है। तो नेट चार्ज जो है अभी भी हेयर प्लस स्केल का वो अभी भी रहता है जीरो। अब तीसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है स्टूडेंट्स वो है लीनियर मोमेंटम, कि इस यूनिवर्स पर अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इस यूनिवर्स का जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा ही कंजर्व रहता है। और जब इसी चीज को हम जाकर के रोटेशनल मोशन में लगाते हैं तो लीनियर मोमेंटम की जगह आ जाता है एंगुलर मोमेंटम और फोर्स की जगह आ जाता है टॉर्क, कि किसी सिस्टम पर अगर टॉर्क नहीं लग रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम इस यूनिवर्स को एक सिस्टम मान लें तो उसका लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों ही कांस्टेंट है, अगर हम ये मानकर चलें कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब स्टूडेंट्स, बात कर लें फिजिक्स के स्कोप की, तो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं,
जिसकी की लेंथ 10 टू दी पावर -14 या -15 मीटर की रेंज में होती है, वहां से लेकर के इस यूनिवर्स का एक्सपेंशन जहां तक है वहां तक फिजिक्स एप्लीकेबल है। तो फिजिक्स की अगर आप लेंथ वाइज रेंज की बात करोगे तो 10 टू दी पावर -14 मीटर जो कि न्यूक्लियस का साइज है, और वहां से लेकर के जहां तक हम यूनिवर्स को देख पा रहे हैं वहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 10 टू दी पावर 26 मीटर, वहां तक फिजिक्स एप्लीकेबल है। तो अगर आप फिजिक्स का रेंज देखोगे तो यहां लेंथ में ही इसका रेंज आ रहा है 10 टू दी पावर 40 का। बात करें टाइम स्केल पर तो हम अगर ये मान लें कि इस लेंथ को लाइट ट्रेवल कर रही है, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर आप इस डिस्टेंस को लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 से डिवाइड कर देते हो तो टाइम स्केल पर जो रेंज है वो निकल कर आ जाती है 10 टू दी पावर -22 से लेकर के 10 टू दी पावर 18 सेकेंड्स तक। तो यहां भी आप देख सकते हो अराउंड 10 टू दी पावर 40 का ही क्या है, रेंज है। और बात कर लें अगर हम मास स्केल पर तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन जिसका कि मास कितना होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर -31, तो उसको आप 10 टू दी पावर -30 kg कह सकते हो। वहां से लेके इस यूनिवर्स का जो मास है वो है 10 टू दी पावर 55 kg। तो जो रेंज निकल कर आती है वो है 10 टू दी पावर 85। ये मास स्केल पर फिजिक्स का रेंज है। तो आप देख सकते हो कि फिजिक्स का स्कोप बड़ा ही वास्ट है, छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर के जहां तक हमारी निगाह जाती है वहां तक फिजिक्स को अप्लाई किया जा सकता है। तो अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि फिजिक्स क्या है और हमारी सोसाइटी में होने वाले डेवलपमेंट के लिए किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, और फिजिक्स का स्कोप क्या है। अब मैं आपको फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में समझाता हूं। पहले तो आप ये समझ लें कि पूरी फिजिक्स को हम दो ब्रांचेस में या कहीं दो पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से पहले का नाम है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स और दूसरी माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। अब थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं कि मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या है। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स पर फिजिक्स अप्लाई कर रहे होते हैं जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। अब पहला जो पार्ट है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का उसका नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और किसी भी ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम हो, चाहे वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है चाहे वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, सब कुछ इसी में स्टडी किया जाता है। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स की जो दूसरी ब्रांच है उसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लाइट और लाइट की वजह से होने वाले डिफरेंट फिनोमेनास को स्टडी करते हैं। इनमें से कुछ फिनोमेनास आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और कुछ नए फिनोमेना आप क्लास 12th में जाकर के पढ़ोगे, जैसे कि इंटरफेरेंस क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और पोलराइजेशन क्या होता है। अगली जो ब्रांच है वो है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हम टेम्परेचर और हीट के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं और जानते हैं कि हीट और एनर्जी का एक दूसरे में इंटरकन्वर्जन किस तरह से होता है। किसी भी एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर बदल के किस तरह से बदला जाता है। अगली जो ब्रांच है उसका नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जहां हम दो चार्जेस की वजह से बॉडीज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को स्टडी करते हैं, दो मैग्नेट्स या करंट कैरिंग वायर्स की वजह से लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को स्टडी करते हैं। तो आपको रफली आइडिया लग रहा होगा कि मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में हम किन किन ब्रांचेस को स्टडी करते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करें अगर हम माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स की, तो यहां हम उन ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो एटॉमिक लेवल पर जब हम फिजिक्स को पढ़ रहे होते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो हम माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के साथ ही डील कर रहे होते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो फिजिक्स है उसको अलग से एक नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। और ये जो न्यूटन के लॉज हैं, अगर वो आप सारे के सारे जाकर के एटॉमिक स्केल पर लगाओ तो वहां ये सारे के सारे लॉज डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक स्केल पर न्यूटन के जो मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो अप्लाई नहीं होते, तो वहां हम नए कॉन्सेप्ट लगाते हैं मैकेनिक्स के, और उस ब्रांच को कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर या फिर मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि अब आपको उन सभी क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे जो हमने इस वीडियो की शुरुआत में रेज किए थे। फिर भी देखो, अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो बेझिझक आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को एक शॉर्ट वीडियो से समझना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसको आप यहां क्लिक कर देख सकते हो। और अगर आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है। इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए कमेंट करके पूछ सकते हो।